किरचॉफ करंट लॉ की CL is called law of junction. Law of junction says that अगर बहुत सारे वायर्स जुड़े हैं, उनमें से कुछ करंट ला रहे हैं, कुछ करंट ले जा रहे हैं, तो अगर हम जंक्शन पर हाथ रखें तो नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इसको हम चार्ज कंजर्वेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है दैट इज एल्जेब्रिक sum of the current at any junction is equal to 0। इसको हम कह रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ। अगर हमने ऐसे वायर बनाए जबकि ये इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, ये I1 करंट बियर कर रहा है, ये I2 करंट बियर कर रहा है, ये I3 करंट बियर कर रहा है, ये I4 करंट बियर कर रहा है, तो यहाँ जंक्शन पर अगर हम हाथ रखें तो नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। आप ऐसे देख सकते हैं, I1 इनकमिंग है, पॉजिटिव ली जाएगी, I2 आउटगोइंग है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है, नेगेटिव ली जाएगी, I3 कमिंग टू द जंक्शन है, पॉजिटिव ली जाएगी, I4 अवे टू द जंक्शन है। मतलब जो जंक्शन की तरफ है वो पॉजिटिव होते हैं, जो अवे टू द जंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। नाउ प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 इनकमिंग है तो प्लस I3, I4 आउटगोइंग है माइनस I4, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, पॉजिटिव वाला एक तरफ रहने दीजिए और नेगेटिव वाला जो है वो एक तरफ रहने दीजिए। तो अगर ऐसा है, मतलब नेगेटिव वाला दूसरी तरफ कर दीजिए, तो यहाँ देखिए प्लस I1 प्लस I3 एक तरफ हो गया और नेगेटिव वाला भेजेंगे उधर तो हो जाएगा I2 प्लस I4। I1 प्लस I3 is the incoming current, I2 plus I4 is the outgoing current। Accordingly, here incoming current is equal to outgoing current। जितनी करंट जंक्शन पे इकट्ठी हुई डिफरेंट वायर्स में उतनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। से अगर हम कहते कि हमारे पास ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क मीन्स पार्ट ऑफ सर्किट जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ वायर करंट लेके आ रहे हैं, कुछ वायर करंट लेके जा रहे हैं, और हमें उनमें करंट का एरो बना के दिखाया गया है, लाइक दिस एंड दिस। ऐसे अगर मैं कह देता कि इन आर्म्स में जो करंट है, अगर ये 1 एम्पियर है, दिस इज 2 एम्पियर, this is 3 ampere and this is 5 ampere। तो मैं आपसे पूछता यहाँ कितनी करंट होगी। तो आप सबसे पहले इस जंक्शन पर देखिए, इनकमिंग है 1, इनकमिंग है 2, ऐड होके हो गया 3, आउटगोइंग मीन्स यहाँ आपके पास हो जाएगा 3 एम्पियर करंट। बस अब 3 एम्पियर करंट अगर यहाँ आई, 3 एम्पियर करंट, तो इस केस में 3 एम्पियर जंक्शन पे आई और जा रही है 5 एम्पियर और 3 एम्पियर। मतलब क्या, मतलब हम यहाँ 5 और 3 इस जंक्शन पे रूल फॉलो नहीं हो रहा है। कैसा रूल, यहाँ से 2 और 1, यहाँ से 3 एम्पियर आई, ठीक है, इधर से I एम्पियर आई, अगर दोनों ऐड हो जाते तो यहाँ हो जाता इस जंक्शन पे 3 प्लस I नेट इनकमिंग करंट, और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये 5 एम्पियर उधर निकल जा रहा है, 3 एम्पियर इधर निकल जा रहा है, मतलब 8 एम्पियर करंट इज गोइंग, यानी 3 प्लस आई है और 8 एम्पियर इज गोइंग, दोनों इक्वेट होने चाहिए। नाउ यहाँ से आपको दिख रहा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, मीन्स इस सर्किट में यहाँ I अगर 5 एम्पियर वैल्यू का होता तो उस केस में ये सर्किट डायग्राम सही हो जाता। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज दीज आर द वायर्स जिसमें से कुछ करंट लेके आ रहे हैं, से दिस इज 1 एम्पियर, से दिस इज 3 एम्पियर, से दिस इज 4 एम्पियर, से दिस इज 1 एम्पियर, से दिस इज 2 एम्पियर, then how much current is flowing in this wire?
जंक्शन की तरफ है या जंक्शन से अवे है, दोनों मैं पूछ रहा हूँ आपसे। करंट की वैल्यू कितनी है और करंट टुवर्ड जंक्शन है और करंट अवे टू द जंक्शन है। आप ही देखिए, यहाँ हाथ रख के देख लीजिए, 1 एम्पियर आ रही है, 4 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर चला गया, बचा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर ये ले गया, बचा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर ये लेके आया, बचा 3 एम्पियर। यानी 3 एम्पियर करंट इज हियर एट जंक्शन, पर जंक्शन पर तो नेट करंट 0 होनी चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब 3 एम्पियर डाउन में जाएगा। मान लेते हैं हमने लिख दिया 3 एम्पियर और अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो कैसे चेक होगा सही है, देख लीजिए, ये जंक्शन से हट रहा है -3, ये जंक्शन पे आ रहा है +4, ये जंक्शन से जा रहा है -1, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है +2, ये जंक्शन से अवे जा रहा है दैट इज -3, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है +1। देखिए क्या आएगा, ये -3 और -1 -4 और ये हो जाएगा -3, -3 और -1 -4 और ये हो जाएगा -3 दैट इज -7 और +4 +2 +6 और +1 +7 इक्वल टू 0 आ गया। एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी हमने ये 3 एम्पियर सही लिखा है। तो किरचॉफ करंट लॉ इज वेरी इजी। किसी भी जंक्शन पर आप हाथ रखते हैं, इनकमिंग करंट टुवर्ड जंक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट अवे टू द जंक्शन को नेगेटिव लेते हैं, और जब इनको इकट्ठा करते हैं दैट इज एडिंग विद साइन, तो आपको नेट करंट 0 मिलती है। इसको कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। पर सेकेंड जितने चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं उतने ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं टू द वेरियस वायर। तो ये तो कुछ आसान एग्जांपल थे, आइए कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता कि हमारे पास एक सर्किट है लाइक दिस, को ऐड कर, हाँ हेलो सर आंचल को ऐड कर लीजिए। हाँ चल, अच्छा एडमिट आंचल 1480 कैदी नंबर है क्या भाई? तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर और यहाँ हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 5 ओम एंड हियर 2 एम्पियर current is given. Here is the capacitor of 20 microfarad. Here is the circuit given like this. This is 5 ohm and here this is 3 ohm. Here it is the 1.5 ampere and this is the 2 ohm and here like this it is given. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि in this circuit calculate the voltage across the 20 microfarad. आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी ये है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। ये चार्ज होकर के उतना ही वोल्टेज फ्लो कर देता है जितना चार्जिंग बैटरी का है। अकॉर्डिंगली बैटरी के साथ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह जाता और कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। अगर हम नाम रख देते इसका एज अ ए और इसका नाम रख देते एज ऑफ बी, तो वोल्टेज इन ए बी का मतलब है हमें ऐसे चलकर जाना होगा। ए टू, चलिए इसको एम कह लीजिए, ए टू एम ऐसे चलकर जाए, एम टू एन, इसको एन कह लेते हैं, तक चलकर जाए और एन टू बी तक चलकर जाए। यानी वोल्टेज इन ए एम, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज 0 लेंगे। वोल्टेज इन एम एन प्लस वोल्टेज इन एन बी विल बी द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। अगर हम यहाँ वोल्टमीटर लगा देते टू नो द वोल्टेज हियर, तो वो वोल्टेज ऐसे रीड करता कि वोल्टेज इन दिस प्लस वोल्टेज इन दिस प्लस वोल्टेज इन दिस विल बी द वोल्टेज इन ए बी। वोल्टेज इन दिस नहीं है कुछ, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई ड्रॉप नहीं।
वोल्टेज इन दिस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अगर पता चल जाता इसको कितनी करंट मिली है तो काम हो जाता। वोल्टेज इन दिस, इसमें कितनी करंट है ये पता चल जाता तो हमारा काम हो जाता। देखिए अभी यहाँ 1 एम्पियर करंट आई है, यहाँ 2 एम्पियर आई है, 3 एम्पियर, इसमें जाना है इसमें जाना है। इनिशियली कैपेसिटर ने करंट लिया होगा नो डाउट, बट इन स्टेडी स्टेट जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया होगा तो वोल्ट मीटर की एक फिक्स रीडिंग दे रहा होगा, वही फिक्स रीडिंग हमें निकालनी है। तो कैपेसिटर वाली आर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करने का मतलब है इट इज नाइदर टेकिंग द करंट नॉर गिविंग द करंट। अगर ऐसा है तो इस जंक्शन पर हाथ रखेंगे तो 1 एम्पियर इनकमिंग, 2 एम्पियर इनकमिंग, तो टोटल करंट इज द 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट है, आ जाएगी इधर। दिस 3 एम्पियर यहां पहुंची, में से 1.5 एम्पियर वो ले गया, इसका मतलब है 1.5 एम्पियर करंट यहां आ गई। 1.5 एम्पियर करंट यहां आ गई, 1.5 एम्पियर करंट यहां आ गई। इस जंक्शन पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये 1.5 एम्पियर करंट यहां आ गई एंड ये 1.5 एम्पियर करंट यहां पहुंची और पॉइंट बी से निकल गई। मींस हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखें 0 है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखें तो करंट इनटू रेजिस्टेंस जो वोल्टेज आएगा दैट वोल्टेज विल बी द 7.5 वोल्ट। जब इस पे हाथ रखेंगे तो करंट इनटू रेजिस्टेंस विल बी द वोल्टेज। तो voltage in NB can be written as current into resistance, that is 3 volt। अब हमें पता है voltage in AB, voltage in AB is equal to voltage in AM 0, voltage in MN voltage in MN that is 7.5 volt plus voltage in NB that is the 3 volt, this is 10.5 वोल्ट। मीन्स इस कैपेसिटर पर अगर हम एक वोल्टमीटर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वोल्टमीटर 10.5 वोल्ट की रीडिंग आपको देगा। इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप जान पाए। इस पर तो आपको दिख नहीं रहा है कि आप अगर आपको चार्ज बता दिए होते और कैपेसिटर तो वोल्टेज आप Q बाई C से निकाल सकते थे, लेकिन हमने कुछ बताया नहीं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर जिन 2 पॉइंट्स के बीच कनेक्ट है उन 2 पॉइंट्स के बीच आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना होगा। जब किसी रेजिस्टेंस से पास आउट होंगे आप तो करंट इनटू रेजिस्टेंस को इकट्ठा करना होगा एज अ वोल्टेज। उन 2 पॉइंट्स के बीच करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस अगर आप कलेक्ट करें तो उस केस में आपको नेट वोल्टेज मिल जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर मान लेते हैं दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द करंट एंड दिस इज द AB, तो A टू B करंट जा रही है। करंट हमेशा हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाती है, यानी वोल्टेज बिटवीन AB कैन बी रिटन एज वोल्टेज इन A माइनस वोल्टेज इन B, दैट इज प्लस IR। बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप A से B तक चल कर जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट है तो वोल्टेज ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। ये जहां भी जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होगा। मान लेते हैं मैं कह रहा हूं हमको B टू A बताइए, तो B टू A का मतलब VB माइनस VA, VB माइनस VA है तो ये I इंटू R ही, लेकिन B लोअर पोटेंशियल है, A हायर पोटेंशियल है, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर इतना नहीं सोच सकते तो आप ये सोचिए, अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल के वोल्टेज मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और अगर करंट के अगेंस्ट चलते हैं तो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल M टू N आए तो वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे आप, और अगर N टू M गए तो वोल्टेज निगेटिव लेंगे। तो A टू B तक आने का मतलब A टू M, M टू N, N टू B। अगर मान लेते हैं आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना देते कि दिस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड करंट इज 5 एम्पियर, बस हम एक एग्जांपल दे रहे हैं लाइक दिस। और मैं कहता कि हियर द करंट इज 2 एम्पियर and this is 20 ohm and provide the voltage in between point A and B। जो भी रहा हो जिस वजह से करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, अगर ये A है ये B है, मैं कहता कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो अगर AB पूछा है वोल्टेज इन AB तो आप A से चलेंगे दिस, फिर आप चलेंगे दिस, तो जब हम चलेंगे तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50,
और करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा +50 वोल्ट। और जब हम ऐसे चलेंगे तो अगेंस्ट टू द करंट चल रहे हैं, सो वोल्टेज तो हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज 40 वोल्ट। लेकिन जब ऐसे चलेंगे तो अपोजिट टू द करंट चले हैं तो ये वोल्टेज आपको नेगेटिव लेना होगा, दैट इज -40 वोल्ट। यानी वोल्टेज इन ए बी इज द +50 -40, दैट इज +10 वोल्ट। वोल्टेज इन ए बी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक आएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, वोल्टेज इज टेकन एज पॉजिटिव, प्लस यहां से यहां तक आएंगे तो अगेंस्ट टू द करंट चले हैं, वोल्टेज इज टेकन एज नेगेटिव, ये हो जाएगा -40 वोल्ट। तो दिस बिकम्स द 10 वोल्ट। मीन्स वोल्टेज इन ए बी, इसमें ऐसा नहीं था करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे था और ए टू बी तक आने के लिए हम भी चलकर ऐसे आए। हर जगह हमारी ट्रेवलिंग करंट से मैच थी, हमारी ट्रेवलिंग करंट से मैच थी, हमारी ट्रेवलिंग करंट से मैच थी। अगर हमारी ट्रेवलिंग करंट की डायरेक्शन से मैच होती है तो वोल्टेज इन दैट वायर इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर नहीं मैच होती है तो इज टू बी टेकन एज नेगेटिव। और एग्जांपल देखेंगे तो वहां आ जाएगा। एक अच्छी प्रॉब्लम लगा लीजिए 2021 बोर्ड के लिए। हमारे पास डेटा है, डेटा इज दैट, आपको जो शीट मैंने व्हाट्सएप पे डाली है उसमें क्वेश्चन होगा, हो सकता है रीडिंग चेंज हो रही हो बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये 2 एम्पियर है, ये 5 ओम है, यहाँ ये 3 ओम है, एंड दिस इज दिस इज 5 ओम। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम एंड थ्रू 5 ओम। आप ऐसे समझिए कि 2 एम्पियर इज कमिंग हियर। अब यहाँ पहुंची तो इस जंक्शन पर पहुंची 2 एम्पियर है, में से आई अगर ये ले जाए तो बाकी का 2 - आई तो इसमें से होकर जाएगा ना, 2 - आई एम्पियर। चेक कर लीजिए, 2 - आई होकर के यहाँ पहुंचेगा और आई होकर यहाँ पहुंचेगा। ऐड करिए, वापस आपको इस जंक्शन पे एज अ 2 एम्पियर करंट आउट गोइंग मिल जाएगा। मीन्स 2 एम्पियर इज द इनकमिंग एंड 2 एम्पियर इज द आउट गोइंग। तो इस तरीके से इस जंक्शन पे जितनी करंट मिली उस जंक्शन से उतनी करंट निकल जा रही है। अब आप देखिए कि दिस एंड दिस आर पैरेलल, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम हो जाएगा 3i इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, current is the 2 - I, resistance is the 5, so this is current into resistance। सॉल्व कर लीजिए इसको, 3i is equal to 10 minus 5i, 5i इधर आएगा, 8i is equal to 10। now I is equal to 2 5 जा 2 4 जा, that is 1.25 ampere। means here in 3 ohm I current is flowing and this I current is numerically equal to the 1.25 ampere। 2 में से I माइनस कर दीजिए, तो अगर 1.25 माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। मीन्स करंट थ्रू 3 ohm can be written as 1.25 ampere and current through 5 ohm can be written as 0.75 ampere। इस तरह से किरचॉफ्स करंट लॉ पर बेस्ड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताए। बाकी कुछ एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, वो आपको चेक करना होगा। चलिए आते हैं सेकेंड रूल में, किरचॉफ्स जंक्शन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लूप, लॉ ऑफ लूप, लॉ ऑफ मेश। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड सर्किट क्या होती है, किसी पॉइंट पर हाथ रखिए
डिफरेंट कंपोनेंट से होते हुए आप अगर उस पॉइंट तक वापस आ सकते हैं तो दैट इज द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन का मतलब जिस पॉइंट पर हाथ रखे अगर हम वहां तक लौट कर वाया डिफरेंट कंपोनेंट वापस नहीं आ सकते तो दैट इज सेड टू बी द ओपन सर्किट। तो यहाँ क्लोज्ड सर्किट का मतलब है कि हम एक पॉइंट पर हाथ रखेंगे इन अ सर्किट और जितने भी तरीकों से हम उस पॉइंट पर वापस आएंगे हर बार आपको एक क्लोज सर्किट मिलेगी। तो अगर मैं आपसे कहता कि किसी क्लोज्ड सर्किट में एक सर्कुलेशन पूरा करे तो जितने भी रेजिस्टेंसेस मिलेंगे उनमें करेस्पॉन्डिंग करंट चेक कर लीजिएगा और जितने भी सेल मिलेंगे उनका ईएमएफ चेक कर लीजिएगा। नाउ रूल है इन अ क्लोज्ड सर्किट algebraic sum of the current multiplied in corresponding resistance is equal to the algebraic sum of the EMFs in that mesh। सारे आई आर का एल्जेब्रिक सम सारे सेल के ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। यानी किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जब आप एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो जितने आई आर मिलेंगे उनको साइन के साथ इकट्ठा कीजिए। साइन कैसे कंसीडर करेंगे, किस करंट इंटू रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, किस करंट इंटू रेजिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, ये अभी हम लोग देख लेंगे। किस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, किस सेल का ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, ये भी देख लेंगे। अगर हमने सर्किट में एक सर्कुलेशन पूरा किया सर्किट में तो उस एक सर्कुलेशन में आई आर का एल्जेब्रिक सम जो जनरेट होगा वो एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लीजिए। से हम एग्जांपल में सिंगल मेश ले रहे हैं, डुअल मेश ले रहे हैं, ट्रिपल मेश ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल से हमने एक सर्किट ले ली, दिस इज R1, this is E1, say this is the current given according to question, this is R2, this is E2। EMF का एरो तो आपको जनरेट करने आता है। एनोड कैथोड टू एनोड सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज टू बी टेकन एज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। दिस इज R3। इसमें देखिए कहीं भी एक पॉइंट पर हाथ रखिए तो आप सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट से होते हुए उस पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। तो दिस इज द क्लोज्ड सर्किट। हमने किसी भी सर्किट में कहीं भी एक पॉइंट पर हाथ रखा और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल के अगर उस पॉइंट पर वापस आ जाए तो दिस इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट, मींस दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, वन। इसके लिए ये कैसा दिखता होगा। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं डुअल मेश का। this kind of circuit is given and here say this is R1, this is E1, this is R2, this is E2, this is R3, this is I1, this is I2। और इस जंक्शन पर हाथ रखिए, I1 and I2 connect together will be the I1 plus I2। फ्लो कर गई I1 प्लस I2 यहाँ पहुंची I1 प्लस I2। एनोड से I2 करंट लेके चले थे, कैथोड I2 कलेक्ट कर लेगा। I1 प्लस I2 में से I2 ले लिया इसने, क्या बचा I1। रूल है एनोड से जितनी करंट लेके चलते हैं आप कैथोड पर आपको वापस उतनी ही करंट मिल जानी चाहिए। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर इस जंक्शन पर I1 I2 ऐड हुआ है तो इस जंक्शन पे I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर सेकेंड जो चार्ज दे रहा था वाज I1, तो पर सेकेंड रिसीव भी तो I1 करेगा। तो अकॉर्डिंगली दिस सर्किट इज गिवन। इसमें 3 मेश बन रहे हैं, 3 में से 2 हमारे काम के हैं। 3 मेश कैसे बन रहे हैं, आप एक क्लोज मेश देख सकते हैं। एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए, इसकी बाध्यता नहीं कि क्लॉकवाइज चलना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक फिक्स कर लीजिए एक सर्कुलेशन डायरेक्शन। ये देखिए हम ऐसे चल सकते हैं, वन क्लोज मेश हम ऐसे चल सकते हैं। ये देखिए अगेन पहुंच गए, दिस इज सेकेंड मेश दिस। और हम एक
सर्कुलेशन ऐसे ले सकते हैं, देयर इज अ थर्ड सर्कुलेशन, और हम इस पॉइंट से चले और ऐसे सर्कुलेट करते हुए वापस वहां पहुंच गए, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड मेश। और अगर ऐसा है तो हमारे पास ये थर्ड हो गया। इसमें ये बड़ा वाला छोड़ दीजिए। क्यों बड़ा वाला छोड़ दीजिए? एक मेश ये कंसीडर कर लीजिए, एक मेश ये, क्योंकि इन दोनों छोटों वालों को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बड़ा वाला मिल जाएगा। यानी हम ये वाला मेश छोड़ रहे हैं, ये वाला इसकी जरूरत नहीं है, जो एक बड़ा मेश हमने लिया था। देख अब हमारे पास बचा मेश 1 एंड मेश 2। इन दो मेसेज के लिए हम कैसे लिखेंगे? algebraic sum of the current into corresponding resistance is equal to the algebraic sum of the EMF in that closed mesh। जरा हम इसको सही कर लें। देख आ जाइए इसमें। इसमें जब हम एक सर्कुलेशन पूरा करेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस एक बार, करंट इंटू रेजिस्टेंस दो बार, करंट इंटू रेजिस्टेंस तीन बार मिलेगा। एक तरफ लिखिए, अभी हम साइन कवर करते हैं। करंट इंटू रेजिस्टेंस यहां से शुरू करते हैं, कहीं से शुरू करते। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, करंट इन करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, आई आर तीन बार हो गया, इज इक्वल टू दो सेल है E1 एंड E2, तो इज इक्वल टू यहां हो जाएगा E1 एंड E2। अब आ जाइए साइन। अगर ट्रेवलिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी ट्रेवलिंग ऑफ यू इज मैचिंग विद द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रेजिस्टेंस, देन IR इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। किसी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन और जब वहां IR इकट्ठा करते हुए आप चल रहे होंगे, आपकी ट्रेवलिंग डायरेक्शन अगर मैच करती है तो आप करंट मल्टीप्लाइड इन कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं। और अगर किसी रेजिस्टेंस से आपने हाथ रखा, IR निकाला और वहां जो करंट इन रेजिस्टेंस है आपके ट्रेवलिंग के अगेंस्ट पड़ गई है, तो उसको निगेटिव लेते हैं। तो यहां देखिए करंट इन R1 and your traveling matched, so IR1 is positive. Current I in R2 and traveling matched, so IR2 is positive. Current in R3, current in R3 and your traveling is matched accordingly, IR3 is to be taken as positive। यही चीज EMF का है। अगर EMF का एरो आपके ट्रेवलिंग से मैच कर गया तो आप पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज आप EMF को निगेटिव लेंगे। EMF का एरो और आपका ट्रेवलिंग एरो मैच कर रहा है, देखिए ऐसे ही तो चल रहे हैं, आप ऐसे ही तो चल रहे हैं। अगर आप ट्रेवलिंग बदलना चाहते हैं तो सब साइन रिवर्स हो जाएगा, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। सो E1 is to be taken as positive क्योंकि आपकी ट्रेवलिंग और EMF मैच्ड है। E2 आपकी ट्रेवलिंग है डाउन साइड और EMF इज अप साइड, इट इज नेगेटिव। ये रिलेशन है among the parameters associated with this circuit। इस ऑब्वियसली एक सिंगल इक्वेशन है, तो एक कोई अननोन पैरामीटर यहां से निकल सकेगा। इसमें दो इक्वेशन बनने वाले हैं, तो ऑब्वियसली दो अननोन निकल सकेगा। जब आप मेश 1 में सर्कुलेट करेंगे तो जितने IR मिलेंगे एक तरफ लिखिए, जितने E मिलेंगे दूसरे तरफ लिखिए, और साइन इस तरह से कंसीडर करेंगे कि किसी रेजिस्टेंस पर हाथ रखेंगे तो वहां करंट की डायरेक्शन ट्रेवलिंग से अगर मैच है तो प्लस लिखेंगे, EMF की डायरेक्शन ट्रेवलिंग से मैच्ड है तो प्लस लिखेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से आप कलेक्ट करेंगे। तो मेश 1 में हाथ रखे हैं तो एक चक्कर पूरा करेंगे तो I1 R1, I2 R2, E1 E2, यानी कि आपको एक मिल रहा है I1 R1, एक मिल रहा है आपको I2 R2, एक मिल रहा है आपको E1, एक मिल रहा है आपको E2। देख अब I1 R1 प्लस या माइनस, I1 in R1 and your circulation direction is matching, so this is plus। I2 R2, आ जाइए, I2 कहाँ है? I2 is this in R2 and your traveling direction is not matching। current in R2 is this and your traveling is against to I2, so this is to be taken as negative। E1 आपकी ट्रेवलिंग
and E1 matched, so this is to be taken as positive. E2 is this and your traveling is this, not matching, so this is negative. This is the equation for mesh 1. mesh 2 में आइए, mesh 2 में जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। साइन हम बाद में देख लेंगे। एक करंट रेजिस्टेंस यहां मिलेगा I2 R2, एक करंट मल्टीप्लाइड इन कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड इन R3 यहां मिलेगा, एंड एक सेल मिल रहा है दैट इज E3। तो इस तरीके से हमारे पास I2 R2 मिला, तो I2 R2 में देख लीजिए करंट इन R2 इज दिस एंड आवर ट्रेवलिंग इज दिस, so matching. I1 plus I2, current in R3 is this, so current in R3 is this, means इस डायरेक्शन में करंट है, तो अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो हमारी ट्रेवलिंग से तो मैच कर रहा है मैच 2 में, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा पॉजिटिव। एंड जब आएंगे, सॉरी ये E3 नहीं है E2 है, E2 EMF 2, और जब आप EMF E2 के लिए साइन कंसीडर करेंगे, देखिए ट्रेवलिंग डायरेक्शन ये है, EMF की डायरेक्शन ये है, अकॉर्डिंगली हो जाएगा प्लस। मीन्स हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ऑब्वियसली दो इक्वेशन है, तो हम दो अननोन को निकाल सकते हैं। एक और आपको दिखा दे रहा है, अगर हम ऐसे कहते से देयर इज अनदर मैश का मतलब क्लोज्ड सर्किट से होता है, तो उन क्लोज सर्किट में जितने लूप्स बनते हैं, हर बार उन लूप्स के लिए आप लिख सकते हैं algebraic sum of the current multiplied in corresponding resistance is equal to algebraic sum of the EMF. Most common problem of CBSE and ISC board. This, say this is 5 volts giving the I1 current, this is 10 ohm, this is the 10 volt giving the I2 current, and this is the 20 ohm, this is the 30 ohm, obviously I1, this is given, and it is asked to you that I1 and I2 की वैल्यू बताएं, I1 कितना, I2 कितना, एंड व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस AB। आपको पता है वोल्टेज इन AB तो तब पता चलेगा ना जब आप करंट इनटू रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर A टू B करंट होगी तो VAB पॉजिटिव लिखेंगे, अगर B टू A करंट होगी तो VAB नेगेटिव लिखेंगे। तो अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें तो I1 करंट इधर से पहुंचेगी, I2 करंट इधर से पहुंचेगी, यानी कम हो जाएगी, I1 इधर से, I2 इधर से। नाउ द करंट थ्रू 30 ओम इज द I1 प्लस I2, यानी I1 I2 अगर निकल जाए तो I1 प्लस I2 विल बी द नेट करंट थ्रू 30 ओम। यहाँ गई, इसने I2 दिया है एनोड से, तो I2 कलेक्ट करेगी एट द कैथोड, I1 प्लस I2 में से I2 वो ले गया, तो I1 बचा इधर। देख लीजिए यहाँ एनोड पर I1 करंट ये दे रहा है, ले जाओ, तो कैथोड पर ये I1 करंट कलेक्ट करेगा। नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। आपके पास दो मेष है तो 3 में से एक बड़ा वाला, लेकिन बड़े वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े वाले में 2 छोटे छोटे हैं, तो उन्हीं 2 छोटे छोटों को कवर कर लीजिए। एक सर्कुलेशन हम ये पूरा करेंगे, दिस इसमें नहीं मतलब है कि मैं क्लॉकवाइज या चल रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज, आप एरो पलट लीजिए, देखिए कि आप जब एडजस्ट करेंगे तो फिर आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। मैंने एक क्लॉकवाइज रोटेशन पूरा किया, मैंने एक क्लॉकवाइज रोटेशन पूरा किया। अच्छा, इसकी भी बाध्यता नहीं कि दोनों में क्लॉकवाइज ही हो, बस एक सर्कुलेशन पूरा करना है, आइदर क्लॉकवाइज और
एंटी क्लॉकवाइज, आप दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता से इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको चलना सिर्फ इसलिए है कि आप उस मेश में ईएमएफ की डायरेक्शन एंड करंट मल्टीप्लाइड इन करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की डायरेक्शन को जस्टिफाई कर सके। इसके लिए बाध्यता नहीं है कि आप कैसे चलेंगे, हाँ एक सर्कुलेशन आपको एक डायरेक्शन में पूरा करना चाहिए। अगर इसका नाम रख लें 1, इसका नाम रख लें 2, तो इन मेश 1 में अगर आप देखें तो करंट इंटू रेजिस्टेंस एक यहां मिलेगा, दैट इज 10I1, current into resistance, current is the I1 plus I2, resistance is the 30, so I1 plus I2 multiplied by 30, और क्या, बस IR is equal to algebraic sum of the EMF, तो एक सेल पड़ रहा है ये 5 हो जाएगा। टाइम कंसीडर करिए, ट्रेवलिंग डायरेक्शन एंड करंट इन 10 ohm matched, I1 plus I2 in 30 ohm is this, and your traveling is this matched, so it is taken as positive। आ जाइए सेल के ईएमएफ पे, ये आपकी ट्रेवलिंग है और ये सेल का ईएमएफ है मैच्ड, दिस इज प्लस। ठीक से अरेंज कर लीजिए, 10I1 plus 30I1 that is 40I1 and 30I2 is equal to 5. This is the first equation obtained from